दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह में दिखा इजाफा, 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा कुल संग्रह। साल 2021 के मुकाबले दिसंबर महीने के संग्रह में दिखी 15% की वृद्धि। साल 2023 के पहले दिन लोगों का जश्न, सड़कों पर लंबा जाम, पूजा और धार्मिक स्थलों पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली, जयपुर, मनाली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर लगी जैम। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बीती रात सड़क दुर्घटना का सनसनीखेज मामला आया सामने। स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। कार चालक आरोपियों ने 4 किलोमीटर तक पीड़िता को घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज का व्यापक विरोध। दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़ सहित कई जगहों पर किया प्रदर्शन। झारखंड सरकार का फैसला वापस लेने का दबाव बढ़ा। और बीसीसीआई की मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अब राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए योयो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट में भी पास होना जरूरी। खिलाड़ियों को आईपीएल के मैच खेलने और देश के मैचों में विश्राम करने की नहीं मिलेगी इजाजत। नमस्कार, समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले इस वक्त की ताज़ा खबर पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित डांगरी गांव में आतंकियों ने फिर से हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। दहशतगर्दों ने नए साल के पहले दिन ही मासूम लोगों को निशाना बनाते हुए 3 घरों पर फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाने की खबर है और 7 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। डांगरी राजौरी के एरिया में जो है वो फायरिंग का इंसिडेंस हुआ, जिसमें 9 से 10 लोग जो हैं वो घायल हुए थे। तो जब यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में पहुंचे, जिनमें से 3 को हमने मृत घोषित किया है। बाकी अन्य लोगों की जो है वो मल्टीपल इंजरीज हैं, पॉलीट्रामा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और 2 लोग जो हैं वो शॉक में थे। हमने ओटी में शिफ्ट किया, उनकी सर्जरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। हमारा सभी डॉक्टरों का अमला और पैरामेडिक्स और नर्सिंग जो है लगे हुए हैं। और वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उनको मैंने जो है वो इंसिडेंट्स के बारे में ब्रीफ किया है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पुलिस का अमला भी पहुंचा है। और इस खबर के बारे में और जानकारी के लिए जम्मू स्थित अपने संवाददाता रमेश रैना जी से बात करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि अभी वहां की ताज़ा स्थिति क्या है। 3 घरों पर फायरिंग की खबर आ रही है और 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस बारे में अभी फिलहाल जानकारी क्या उपलब्ध है आपके पास, रमेश जी? जैसे आपने बताया कि आज शाम को ये आतंकियों ने 3 घरों पे हमला किया। राजौरी जो मेन टाउन है वहां से कोई 7-8 किलोमीटर दूर गांव है ये डांगरी। वहां पर 50 मीटर की दूरी पे 3 मकान थे। तो उन्होंने आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें कोई जो हमारे पास अभी जो फिगर आ रहा है वो उसमें कह रहे हैं कि 13 लोग जख्मी थे और उनको जो हॉस्पिटल लिया गया जीएमसी राजौरी है वहां लिया गया, तो वहां पर उनको 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और लेकिन अभी 4 जो अन्य और लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने पूरे इलाके को घेरा किया हुआ और तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो उनकी जो आतंकी है उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने में तलाशी अभियान शुरू किया गया और पूरा मतलब काफी डर का माहौल उस गांव में है। लोग वहां डरे हुए भी है और ये भी कि नए साल के पहले ही दिन पे ये घटना हुई है, तो इससे काफी लोग वहां पर काफी लोगों में परेशानी भी और डर का माहौल पैदा हुआ वहां पर। जी लालचंद्र जी। रमेश जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब कभी इस तरह का हमला होता है तो कोई न कोई तंजीम, कोई न कोई आतंकी संगठन आकर के जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हमने ये हमले किए हैं। क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदारी ली गई है या सुरक्षा बलों की तरफ से किसी संगठन का नाम लिया गया है कि कौन है इस हमले के पीछे?
जी, अभी तो ऐसा, क्योंकि अभी भी ये हमला हुआ है, अभी तो किसी वो ना ये आउटफिट है जो टेररिस्ट आउटफिट है, अभी किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है। क्योंकि शाम का टाइम था और एक ग्रामीण इलाका है, दूर दराज का इलाका है, वहां से जब हमला हुआ है तो अभी जो सारा प्रशासन जो सुरक्षा अमला है वो इस बात में लगे हुआ कि मतलब ये जो एक धरपकड़ है उन्हें शुरू कर दी है, तलाशी पर शुरू किया, उनको पकड़ा जा सके। तो अभी फिलहाल सभी लोग उसमें जुटे हुए हैं और जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। उनका हमारे यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी इस घटना की जानकारी दी गई है। तो फिलहाल अभी इस बारे में कोई ये पता नहीं चल पाया कि कौन सी तंजीम है, कौन सा आउटफिट है जो इसके पीछे है। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि मतलब ये जो सीमा पार से ये कोशिश की जा रही है, उनका प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी तरह भारत में या जम्मू कश्मीर में कोई ये मतलब ये अपने कुछ टेररिस्ट के जरिए, दहशतगर्दों के जरिए कुछ किलिंग्स की जाए। तो अभी फिलहाल अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सा ग्रुप इसके पीछे है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल पाएगा कि इसके पीछे कौन सा ग्रुप है। लालचंद्र जी। रमेश जी, ये दहशतगर्दों ने कायराना हरकत की है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बेशक बिल्कुल ये कायराना हरकत, और ख़ास तौर पर इनकी कोशिश शायद ये रही होगी कि नए साल के मौके पर जहां सब जगह पर अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सब जगह पर जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, वहां पर अमानत में खयानत किया जाए, इस तरह की इनकी कोशिश रहती है। कितने लोग आतंकियों की तरफ से शामिल हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर रखा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या इस बारे में, ऑपरेशन के बारे में कोई ताज़ा जानकारी है रमेश जी? जी लालचंद्र, अभी थोड़ा मैं 2 दिन पहले की आपसे बात बताऊंगा कि 2 दिन पहले हमारे इसके रजौरी के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ही परसों शाम एक फायरिंग हुई थी। एक तलाशी अभियान चला था, 2 दिन तलाशी अभियान चला था, लेकिन वहां पर उनकी दरपकड़ के लिए एक कुछ सस्पिशियस मूवमेंट आर्मी को लगा था, उन्होंने फायरिंग वायरिंग की थी, लेकिन रात को कुछ पता नहीं चला और नेक्स्ट डे दूसरे दिन में तलाशी अभियान जारी किया था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कुछ हथियार मिले थे, गोली बारूद मिला था। लेकिन आज उसके साथ ही जो इलाका है, ये जो रजौरी है, पुंछ के साथ ही सीमावर्ती इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है ये, वहां पर हुआ। तो कहा जाता है कि कोई 2 से 3 ये आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने ये मतलब घटना अंजाम दी है फिलहाल। लेकिन अधिकार तो अभी इसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी यहाँ से हमारे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, जम्मू के एडिशनल डीजी पुलिस है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने अभी इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी, खाली उन्होंने ये बताया कि 3 जो सिविलियन है उनको मार दिया गया, उनको आतंकवादियों ने जो फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की है, वो उसमें मतलब वो उसमें मर गए, मासूम लोग थे वो उससे मर गए, और जो कुछ अन्य लोग भी जो जख्मी, उनमें से काफी लोगों को मतलब बहुत सी गोलियां लगी है, उनमें से 4 की हालत जो काफी नाजुक बताई जा रही है। जी चलिए, आपसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे जब आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। सुरक्षा बल जब और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे तो आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए रमेश जी। थैंक यू। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल में जीएसटी के मौके पर अच्छी खबर आई है। दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें साल 2022 के आखिरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल यानी कि साल 2021 के दिसंबर की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 1,49,000 करोड़ रुपए रहा है। बीते 10 महीनों से लगातार जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का ही रहा है। अगर नवंबर महीने के जीएसटी संग्रह से तुलना करें तो भी इसमें इजाफा हुआ है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी अप्रैल महीने में 1,68,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। तो दूसरे नंबर पर अक्टूबर महीने में 1.52 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। बात नए साल के जश्न की, जो 2 साल के बाद नए साल का जश्न इस बार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत में भी लोग बीते 2 साल कोरोना की वजह से जश्न नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भारत के कोने कोने में साल 2023 के स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है, तो वहीं लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने पूजा स्थल जाकर भी दुआएं मांग रहे हैं। बच्चों और युवाओं का तो जोश देखते ही बनता है। साल 2023 का भारत में पहला दिन और पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ चमकता हुआ सूर्य, पंजाब से लेकर पुरी तक और कोलकाता से मुंबई तक, ऊपर से रविवार। ऐसे में उल्लास दोगुना चौगुना क्यों ना हो।
देश के हर छोटे बड़े शहर कस्बों तक में लोग खासे उत्साहित नजर आए। जाके मंदिर देखेंगे, जगन्नाथ में दर्शन करेंगे। नवे साल दियां बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौसम साफ है, धुंध नहीं हैगी और शीत लहर भी चल रही है। पहले देखते हैं देश के बड़े शहरों में कैसा रहा पूरा दिन। बीती रात लोगों ने जहां जमकर पार्टी की, तो वहीं साल के पहले दिन तकरीबन सभी शहरों में लोगों ने पूजा स्थलों का रुख किया और सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। सिलीगुड़ी से तिरुवनंतपुरम तक और अमृतसर से मदुरई तक अपनी अपनी आस्था और परंपरा के मुताबिक लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाकर आराधना की। अपने परिजनों और राष्ट्र के लिए उन्होंने मंगल कामनाएं की। वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या मदुरई का मीनाक्षी अम्मा का मंदिर या फिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा रही। मैं अतुल बोल रहा हूँ, मैं भाईंदर से आया हूँ। अराउंड 2 किलोमीटर बड़ी लाइन है, 3-4 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, बट लाइन में आ गए, अभी दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए एकदम से। यहाँ पर हम जो भी मनोकामना रखते हैं वहाँ पर संपन्न रूप से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ लोटस टेम्पल में घूमने आए फैमिली के साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने पार्क, पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का भी रुख किया। कई जगह पर भीड़ और ट्रैफिक से स्थिति चरमराती भी नजर आई। कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल पर सुबह से ही आगंतुकों का तांता लगा रहा, तो वहीं मनाली रोहतांग मार्ग पर पर्यटकों की लंबी कतार नजर आई। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जम्मू के डोडा इलाके में भी लोग भारी संख्या में पहुंचे। ये साल हम लोगों का सबका अच्छे से बीते, हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सोलंग वैली में, बट एज यू सी ट्रैफिक की वजह से थोड़े हम रुक चुके हैं। बट मनाली इतना अच्छा है कि जहाँ पे भी रुक जाते हैं एंजॉय तो कर सकते हैं यार। सो वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साइड में। राजधानी दिल्ली का भी हाल कमोवेश ऐसा ही रहा, जहां लोगों ने इंडिया गेट, कनॉट प्लेस पर जमकर आउटिंग की। लोटस टेम्पल के आसपास भी लोग काफी नजर आए। भारी भीड़ और ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही इंतजाम किए हुए थे। वहीं नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को विशेष तौर पर नव वर्ष के मौके पर सजाया संवारा गया था। एनडीएमसी ने दिल्ली की कई जगहों पे फूलों की बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगा रखी है। यहाँ पे हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट के तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। मंडी हाउस में हम देख सकते हैं G20 के लोगों पे ये दर्शाया गया है, जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 2023 को यादगार बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, खूबसूरत तस्वीरें खींच रहे हैं। नव वर्ष के मौके पर बीते 2 साल 2021 और 2022 में कोविड का साया था। उन सालों में पाबंदियां थी। वजह यही है कि साल 2023 लोगों के लिए कई खुशियां भी लेकर आया है, इसलिए जरा सा मौका मिला और लोग उमड़ पड़े जश्न के लिए। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जश्न के रंग में सावधानी और सुरक्षा से समझौता ना हो। सड़क यातायात नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आसपास बच्चों का विशेष ख्याल रखें और बहुत ज्यादा भीड़ की स्थिति से भी बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां देश में लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं देश के जवान सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे LOC के मच्छल सेक्टर पहुंचे और जवानों के बीच नया साल मनाया। सेना प्रमुख ने न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके हालचाल भी जाने। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं भारतीय सेना के ये जवान सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए दिन रात डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा रेखा पर सेना के ये वीर जवान देश की सुरक्षा में सामान्य तापमान से -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा में लगातार लगे हुए हैं। इन सब के बीच जवानों के हौसला अफजाई के लिए देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे LOC के मच्छल सेक्टर में जवानों के साथ नया साल मनाने पहुंच गए। अपनी जान की फिक्र किए बिना वतन की रक्षा में खड़े इन जवानों को सेना प्रमुख ने नए साल की शुभकामनाएं दी। ये हमारा इलाका
मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब आप मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये समझना है कि हमारी सबकी शक्ति वो इसी में है कि सब हम मिलजुल के काम करें। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जवानों के साथ केक काटकर नए साल का उत्सव मनाया। उन्होंने जवानों की देश सेवा के प्रति उनके जोश की जमकर सराहना की। इसके साथ ही जवानों से देश की सेवा के साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने मच्छल ब्रिगेड जो जमींदार खान गली है एलओसी के पास का एरिया है, वहां आज जो जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, उनके साथ नए साल को सेलिब्रेट किया और खास तौर पर उन्होंने जवानों को यहां साफ ये भी कहा कि आप समझ सकते हैं कि ये एरिया कितना अहम है और उनकी तैनाती इस इलाके में कितनी अहम है। जवानों से खास तौर पर इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो इस इलाके में तैनात रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे। उनके परिवार वालों को, जवानों के परिवार वालों को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नए साल की शुभकामनाएं भी दी। कैमरामैन शिवम के साथ सुधीर यादव, मच्छल ब्रिगेड, जमींदार खान गली, एलओसी। तो ये तो हुई बात नए साल के जश्न की। और अब एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के गुंटूर में एक रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिछले दिनों 28 दिसंबर को नायडू की रैली कुंदुकुर में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की रैली गुंटूर के विकास नगर पहुंची थी। यहां संक्रांति उपहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान भगदड़ मच गई। और उधर राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना कस्बे में आज 3 वाहनों की भीषण भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा खंडेला रोड पर माजी साहब की ढाणी के बीहड़ क्षेत्र में हुआ। पहले एक पिकअप सवार और बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और बाद में दोनों वाहन सामने से आ रहे बोरवेल मशीन के ट्रक से भिड़ गए। राजधानी दिल्ली में भी तेज रफ्तार कार ने बीती रात स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, टक्कर के बाद असंवेदनशील कार सवार 5 युवकों ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा। लोगों की चीख पुकार के बाद कार सवार लोगों ने कार रोकी और घायल अवस्था में ही युवती को छोड़कर फरार हो गए। लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुल्तानपुरी इलाके का बताया जा रहा है। तो वहाँ की पुलिस ने जब कार नंबर से आइडेंटिफाई किया तो उसके ऑनर और जो कार के ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में पता चला। जब हमने उनको एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुरी के इलाके में एक स्कूटी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जब हमने वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक स्कूटी टूटे हुए हालत में मिली भी थी और स्कूटी के नंबर से हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया तो ये पता चला कि इंसिडेंट के टाइम में एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी और बलेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गए थे और उसके साथ ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई थी। दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के इंडिया गेट पर झारखंड सरकार द्वारा गिरिडीह स्थित तीर्थस्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि सम्मेद शिखर जी उनके बहुत बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई होगी, इसके अलावा पत्थरों का भी अवैध खनन वहां पर होगा। इन सब चीजों को देखते हुए उनके संतों का मोक्ष स्थान प्रदूषित हो जाएगा। जैन समाज के लोगों ने झारखंड सरकार को फैसला वापस ना लेने पर अपने प्रदर्शन को तेज करने की बात कही है। हमारी ये मांग है कि जो वो हमारा तीर्थ क्षेत्र है वो तीर्थ क्षेत्र ही रहे और पर्यटन क्षेत्र ना बने और वहाँ पे मांस मदिरा जितनी भी अभक्त सामग्री का निषेध रहे। जिस प्रकार से पहले जैन लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं उसी हिसाब से रहे, वहाँ का स्वरूप चेंज ना करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे।
गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह दिल्ली से रुड़की के डेरा स्थित अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई थी और उसमें आग लग गई थी और काफ़ी हद तक ये कार जल गई थी। गंभीर रूप से घायल पंत को गाड़ी से किसी तरह निकाला गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। उनका कहना ये था कि मुझे लोगों ने वहाँ पर जैसे ही मुझे चोट लगी है तो लोगों ने मुझे बचाया है, सभी लोगों ने हेल्प करी है और ऋषभ खुद ही जो है सभी लोगों से सबका धन्यवाद कर रहे थे। उधर महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी मुंडे गांव की एक निजी कंपनी में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और बचाव के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शिंदे ने कहा कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामले की जांच की जाएगी। बड़ा हादसा है और जैसे ही पता चला हमारे पालक मंत्री दादा भूसे जी वहाँ तुरंत पहुँचे। कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर से मेरी साथ बात हो रही थी लगातार। यहाँ रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के टीम को भी तैनात किया था और यहाँ पर 17 लोग घायल है, जख्मी है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो इंजर्ड है, जख्मी है, उनसे मैं खुद बातचीत करके आया हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल के सब डॉक्टर उनके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरे इलाज यहाँ पर उनका ठीक तरह से होगा। इलाज का पूरा खर्च जो है सरकार उठाएगी और 2 लोग की मृत्यु हुई है, उनको प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और दुर्घटना की जांच की जाएगी। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में खेल मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संदीप सिंह और महिला कोच विवाद में हरियाणा के डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दी है। संदीप सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी छवि को खराब किया गया है। एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। केंद्र सरकार ने सिंगापुर और 5 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। चीन के अलावा अन्य 5 देश हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से नेगेटिव RT-PCR अनिवार्य है। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने कोविड की स्थिति निर्णायक होने की आशंका के कारण ये कदम उठाया गया है। इन देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भारत सतर्क हो गया है। देश के राज्यों ने किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की भी समीक्षा की जा रही है। सिंगापुर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री ने कहा कि हमें एयर सुविधा फॉर्म भरना था और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट पेश करनी थी। हमें जैसे कि एक एयर सुविधा फॉर्म था, वो हमने भरना था, तो वो चेक हुआ था। बाकी हमारा RT-PCR टेस्ट था, वो चेक कर रहा था कि नेगेटिव है कि नहीं। जिनका 28 से पहले का है, जैसे कि 3 दिन से पहले का है, तो उनका दोबारा से मतलब RT-PCR हो रहा है। व्यवस्था काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सबकी चेकिंग हो रही है अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के ISC का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे। ISC का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है।
खेल जगत से बड़ी खबर, बीसीसीआई ने आज मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, सचिव जय शाह, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में सीनियर टीम के चयन प्रक्रिया के लिए कुछ सिफारिशें सामने आई हैं। टीम में चयन के लिए योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट चयन मापदंड का हिस्सा होंगी। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।